फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी कांस्टेंट के बारे में कि हमारा सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होता है। फिर हम वेरिएबल्स को जानेंगे, देन कीवर्ड को हम जानेंगे। तो सेकेंडरी कांस्टेंट हमारा क्या होता है। बेसिकली जो सेकेंडरी कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट होते हैं जो हमारे प्राइमरी कांस्टेंट की हेल्प से बनते हैं। तो अब हमें ये बात तो समझ में आ रही है कि हमें सेकेंडरी कांस्टेंट को पढ़ने से पहले हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि प्राइमरी कांस्टेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको एक सिटी का नेम लिया था, दिल्ली, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम इसको देखें, क्या हमारा ये प्राइमरी, क्या ये हमारा इंटीजर है? नहीं है। रियल है? नहीं है। कैरेक्टर कांस्टेंट है? नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट में भी ओनली एक कैरेक्टर होता है, एक ही सिंबल होता है। एक से ज़्यादा सिंबल या कैरेक्टर हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर नहीं आते। तो ये हमारा क्या है, जो दिल्ली है वो है हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, दैट इज़ हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, सेकेंडरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से पता चल रहा है कि हमें सेकेंडरी कांस्टेंट को जानने से पहले हमें अपने प्राइमरी कांस्टेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिर्फ आपका क्या था, मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए बताया है। तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम अपने वेरिएबल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्रोसेस मेमोरी, कि जैसे कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम रन होता है तो हमें ना रैम की में कुछ मेमोरी मिलती है। जब भी हम कोई प्रोग्राम को रन करते हैं तो वहाँ पे हमारे रैम के अंदर कुछ मेमोरी हमें मिलती है। जस्ट सपोज़ ये जो ऑरेंज कलर का है वो हमारा एक रैम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक रैम है। तो हमारे प्रोग्राम में कुछ मेमोरी मिली है हमारे प्रोग्राम को, और प्रोग्राम में जो मेमोरी मिली है ना, अब प्रोग्राम में जो मेमोरी मिली है वो हमें 16 बिट के आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो 64 किलोबाइट मेमोरी हमें मिली है, ठीक है। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारे प्रोग्राम में हमें दो वजह से मेमोरी मिलती है। एक तो हमारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए और दूसरा हमारे डेटा को रखने के लिए। इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए जो मेमोरी मिली है उसमें मेरे प्रोग्राम के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सारे मेरे जाकर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी की जगह पर तो हमारा क्या रखा जाएगा, हमारा डेटा रखा जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम मिलकर ही, इंस्ट्रक्शन और डेटा को मिलकर ही हमारा एक प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अब किसी भी प्रोग्राम के दो मेन पार्ट होते हैं, एक हमारा डेटा और एक हमारा इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन मैंने बोला कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, ऐड करो इज़ माई इंस्ट्रक्शन। इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इंस्ट्रक्शन कह सकती हूँ। अब ऐड किसको करो, ठीक है। अब मैंने ये तो बोल दिया कि ऐड करो। अब क्वेश्चन आता है कि ऐड किसको करो। तो वो हमें जो ऐड करने के लिए मुझे डेटा भी तो चाहिए, ठीक है। जब तक डेटा ही मेरे पास नहीं होगा तो मैं ऐड किसको करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन डेटा को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इंस्ट्रक्शन हमारे डेटा को यूज़ करते हैं, और इंस्ट्रक्शन दैट इज़ डेटा मेमोरी हमारी हो गई। अब इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एक प्रोग्राम के दो मेन पार्ट हैं, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन हो गया मेरे पास और एक क्या हो गया मेरा, ये हो गया डेटा, ठीक है। और ये है हमारा इंस्ट्रक्शन। अब डेटा कहाँ रखा होता है, डेटा भी हमारी किसी मेमोरी के अंदर ही रखा होता है। अब मेमोरी में काफ़ी जगह है, ठीक है, और हमारा डेटा क्या है, थोड़ी सी जगह में फिट हो जाएगा। हमें अपने प्रोग्राम में एक ऐसी मेन लाइन लिखनी होती है जिसमें हमें कंपाइलर को ये बताना होगा कि हमें कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है डेटा को रखने के लिए। तो अब जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या ये सोचना होगा कि कितना डेटा आपको हैंडल करना है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, तो अपने प्रोग्रामर को क्या, अपने कंपाइलर को आपको क्या बताना होगा कि आपको कितने डेटा को स्टोर करना है, ठीक है। आप प्रोग्राम बनाने से पहले आप क्या सोचोगे कि आपको डेटा लेना है, कितने डेटा को आपको हैंडल करना है। जैसे कि अगर आपको 2 नंबर को ऐड करने के लिए प्रोग्राम बनाना है तो पहले आपको वो 2 नंबर को हैंडल करना है, देन उसके बाद जो उसका रिवर्ट आएगा उसको हैंडल करना है, ठीक है। तो आपको टोटल 3 मेमोरी की जगह आपको चाहिए,
ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने 3 मेमोरी की जगह यहाँ पर ली है जहाँ पर आपको इन नंबर्स को रखना है। तो आप मेमोरी में उस जगह को रिज़र्व कर देते हो। ठीक है, जितने भी आपको डेटा को स्टोर करने के लिए जगह की ज़रूरत है उसे आप रिज़र्व कर देते हो। ये रिज़र्व कराने के लिए आप अपने प्रोग्राम में एक ख़ास लाइन लिखते हो जिससे कि कंपाइलर को पता चलता है आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है और आप उतनी जगह उनसे मांगते हो जितनी भी आपको डेटा को स्टोर करने के लिए चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है स्टोर करना है हमें, कब तक स्टोर करना होता है? जब तक कि हमारा जो प्रोग्राम है रन हो रहा है। ठीक है, आफ्टर रन उसको वो सारा जो स्पेस है आपका खाली हो जाएगा। अब ये जो जगह है उसको एक नाम दिया जाता है। ठीक है, और वो नेम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, इस स्पेस को आपको कोई नाम देना है और वो नाम आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया A, B एंड C। ठीक है, ABC नहीं मैंने आपको दे दिया और यही नेम क्या है आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि वेरी, जिसे हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कुछ भी यहाँ पे हम दे सकते हैं। मैंने ABC लिखा है, आप XYZ भी लिख सकते थे। ठीक है, तो अब वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। वेरिएबल हमारा उस मेमोरी लोकेशन का नाम है जहाँ पर हमने अपने डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, अब वेरिएबल्स को लेने के रूल्स क्या हैं? ठीक है, रूल्स ऑफ वेरिएबल। अब देखिए, वेरिएबल नेम इज़ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। जो वेरिएबल का नाम है किसी का भी अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिजिट हो सकती है और अंडरस्कोर हो सकता है। तो हमारी जो C लैंग्वेज है ना, वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि C लैंग्वेज में जैसे स्मॉल लेटर में ही सब कुछ लिखा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें कुछ स्मॉल लेटर में लिखना है, लाइक कोई भी वेरिएबल का नाम मैंने ले लिया A और दूसरा मैंने ले लिया कैपिटल A, तो C लैंग्वेज की नज़र में ये दोनों डिफरेंट है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव। ठीक है, अब देखिए, अब वैलिड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। कोई भी आप वेरिएबल का नेम ले रहे हो तो वो वेरिएबल नेम आपका डिजिट के स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे कीवर्ड्स। अब हमने क्या पढ़ा? आइडेंटिफायर का पढ़ा। आइडेंटिफायर क्या होता है? हमारा स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइंग यूनिट इन द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम में सबसे छोटी इकाई जिसका कोई मीनिंग निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड योर आइडेंटिफायर। ठीक है, आपके प्रोग्राम में सबसे छोटी इकाई जिसका कोई मीनिंग निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर। एवरी वर्ड, कोई भी वर्ड जो भी आपके प्रोग्राम में लिखा है इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर। कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को रीड करके ऑब्जेक्ट फाइल में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर को हमारे प्रोग्राम में लिखे हुए हर एक वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए, तभी वो उसे ट्रांसलेट कर पाएगा। अदरवाइज़ अब उसे ट्रांसलेट वो नहीं कर पाएगा जब तक कि उसे उसका मीनिंग नहीं पता होगा। अब कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं, लाइक आपने वेरिएबल का कोई नाम लिया जैसे ABCD या फिर A या फिर B या फिर X, तो कंपाइलर को इसका मतलब तो नहीं पता। तो कंपाइलर को इसका मतलब नहीं पता तो मतलब कंपाइलर उसे कंपाइल भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें उन वर्ड्स के मीनिंग को कंपाइलर को बताना पड़ता है अपने प्रोग्राम में ही कि इस वर्ड का क्या मतलब है। और कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनका कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है, तो वही वर्ड्स आपके कहलाते हैं कीवर्ड, जिनका कंपाइलर को पहले से ही मतलब पता होता है। इसलिए इन कीवर्ड्स को हम प्रीडिफाइंड वर्ड और रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा होता है 32 कीवर्ड्स हमारे C लैंग्वेज में होते हैं। और कौन कौन से हमारे लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है, ये जा रहे हमारी लिस्ट है आपकी स्क्रीन पर। ये हमारे टोटल 32 कीवर्ड्स है। इनको आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारे आपको मीनिंग आपको सारे इसके समझ में आते रहेंगे। एक और मेन पॉइंट कि जो ये सारे कीवर्ड्स हैं ना, उनको आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। इन कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते।
तो यहाँ तक के अब तक के लिए इतना ही। तब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।